लड़की ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई और चादर में से हाथ निकाल कर गिलास ले लिया और एक ही सांस में सारा पानी हलक में उंडेल लिया। सीता ने उसके हाथ से गिलास लेकर उसमें कुछ और पानी उंडेला और ये साबित करने के लिए कि वो वाकई जात पात पर यकीन नहीं रखती, उसने पानी पी लिया और गिलास मेज पर रख कर दोबारा लड़की के करीब आ गई। लड़की अब भी अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? सीता ने उसके सामने बेड पर पैर लटका कर बैठते हुए पूछा। कल्पना। मारो नाम कल्पना है दीदी, लड़की ने जवाब दिया। सीता कुछ और कहना ही चाहती थी कि बाहर का गेट एक बार फिर दड़दड़ाया जाने लगा। लड़की उछल पड़ी। लड़की उछल कर खड़ी हो गई। उसका चेहरा एक बार फिर खौफ से धुआं हो गया। इस खौफ से चादर का एक कोना उसके हाथ से छूट गया। तेज सांस लेने से उसका गुदाज सीना गुब्बारे की तरह फूल पिचक रहा था। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सीता अपनी जगह से उठते हुए बोली। वो जो कोई भी हैं, अगर बुरी नीयत से इस हवेली के दरवाजे पर आए हैं तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएंगे। तुम आराम से यहाँ बैठी रहो, डरने की जरूरत नहीं और बाहर आने की कोशिश मत करना। सीता ने मुझे इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने ड्रेसिंग टेबल की दराज से पिस्तौल निकाला और सीता के पीछे ही कमरे से निकल गया। इस मर्तबा सीता ने हाल की एक बत्ती जला ली थी और बरामदे वाला दरवाजा खोल रही थी। हवेली का गेट अब भी दड़दड़ाया जा रहा था और इस मर्तबा उसके साथ ही कॉल बेल की आवाज भी पूरी शिद्दत से गूंज उठी थी। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो कम से कम 2 आदमी थे, जिनमें से एक गेट को पीट रहा था और दूसरे ने कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी थी। कौन है? सीता गेट के करीब पहुंचकर चीखी। मैं साइड में हो गया और सीता ने बेधड़क जाली दरवाजा खोल दिया। कौन हो तुम लोग? क्या पागल हो गए हो जो इस तरह आधी रात को गेट पीट रहे हो? माफ करना देवी जी, बाहर से एक भारी आवाज सुनाई दी। हमारी छोकरी घर से भाग गई है, हम उसे तलाश कर रहे हैं। यहाँ कोई नारी तो नहीं आई थोड़ी देर पहले? छोकरी घर से भाग गई है तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट करो। इस तरह लोगों को परेशान करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सीता ने गुस्से से कहा। एक और गुराई हुई आवाज सुनाई दी। जुबान को काबू में रख, तुम जानत नहीं हो किससे बात करते हो। हमार प्रश्न का जवाब दे। यहाँ कोई छोकरी तो नहीं आवत रही है। मेरा जुबान काबू में है, यहाँ कोई छोकरी नहीं आई, जाओ यहाँ से। सीता ने जवाब दिया और दरवाजा बंद करना चाहा तो बाहर से किसी ने दरवाजे में पैर फंसा दिया। वो जो कोई भी था जॉगर पहने हुए था। हमें तुम्हार जुबान पर विश्वास नहीं होता है, हम तलाशी लेवांगे, उस शख्स ने एक मर्तबा फिर गुराते हुए कहा और दरवाजे को धक्का देने लगा। मैंने सीता को इशारा किया, वो एक तरफ हट गई। दरवाजा खुलते ही वो आदमी अंदर घुस आया। बरामदे से आने वाली मध्यम सी रोशनी में उसका जायजा बखूबी लिया जा सकता था। उसकी सूरत देखकर उसे बिला तकल्लुफ एक छटा हुआ बदमाश कहा जा सकता था और वो था भी छटा हुआ बदमाश। वो दरमियाने कद और कसरती बदन का मालिक था। उसने जीन्स और बुनियान पहन रखी थी। बाजुओं के उभरे हुए मसल्स साफ नजर आ रहे थे। 2-3 दिन का शेव बढ़ा हुआ था। सर के बाल लंबे थे जिन्हें चिटिया की तरह बांधा हुआ था। उसके हाथ में खंजर था। उसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। मैंने पुश्त से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो तेजी से मेरी तरफ मुड़ा। क्या बात है महाशय, बड़े तपे हुए लगते हो। छोकरी भाग गई है इसलिए? मैंने उसे घूरते हुए कहा। वो उछल पड़ा। वो गुराया, जानत ना हो किससे बात करत हो? गंगो कहते हैं मेरे को, गंगो दादा। गंगो दादा, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। यहाँ से जाने का क्या लोगे? मैंने पिस्तौल वाला हाथ सामने कर दिया। ओ बाया, वो बदहवा सा हो गया। इस बंदूकड़ी को अपने बोझे में रख, हम लड़त वास्ते नहीं आया हूँ। छोकरी को ढूंढत हूँ बाया, कोई छोकरी यहाँ नहीं आई, चल भाग। मैंने पिस्तौल से इशारा किया। नाराज मत हो बाया, गंगू दादा दोनों हाथ सामने जोड़ते हुए बोला। वो छोकरी हमारा सब कुछ ले गेवत रहे, हम तो उसको ढूंढत हूँ। तू नाराज ना हो बाया, हम जाता हूँ, तुरंत जाता हूँ। और वो वाकई तुरंत यानी फौरन ही बाहर निकल गया। मुझे उस बदमाश से इस शराफत की तवक्को नहीं थी। सीता ने गेट बंद करके बोल चढ़ा दिया और हम दोनों वापस आ गए। सीता ने बरामदे वाला दरवाजा बंद करके लॉक किया और ऊपर का बोल्ट भी चढ़ा दिया। मैंने खुद बाकी दरवाजे भी चेक किए और हम बेडरूम में आ गए। वो लड़की कल्पना कमरे में मौजूद नहीं थी। मेरा दिमाग बग से उड़ गया। सीता भी परेशान हो गई। ओए, कहाँ गई वो? तलाश करो उसे, कहीं बाहर निकल गई तो उन बदमाशों के हाथ मारी जाएगी। मेरा ख्याल था कि शायद मौका पाकर कल्पना बरामदे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई थी, शायद दरख्तों में कहीं छुपी हुई हो। मैं कमरे से निकलने की सोच रहा था कि एक आवाज सुनकर हम दोनों उछल पड़े। मैं यहाँ हूँ दीदी, खाट के नीचे। ये आवाज बेड के नीचे से आई थी। मैंने झुक कर देखा तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अपना पलंग के नीचे छुपी हुई थी। वो लोग चले गए, बाहर आ जाओ, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है।
मैंने कहा। वो कोहनियों के बल रेंगती हुई पलंग के नीचे से निकल आई। पलंग के नीचे से निकलकर उसने अपने आप को जरा सा ऊपर उठाया। वो उठकर खड़ी हो गई। उसका सांस धुंधकनी की तरह चल रहा था और चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया थे। मुझे अपनी तरफ मतवज्जे पाकर उसने अपनी बरहंगी छुपाने के लिए दोनों बाजू एक बार फिर सीने पर लपेट लिए। मैंने पलंग के नीचे पड़ी हुई चादर उठाकर उसकी तरफ उछाल दी। उसने जल्दी से चादर ओढ़ ली। वो लोग चले गए। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सीता ने कहा। तुम्हें इस वक्त किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिससे तुम्हारे हवास काबू में आ सके। चाय पियोगी? लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, सीता ने कहा। और हाँ, मैं तुम्हें दूसरे कपड़े दे देती हूँ, पहन लेना। उसने वार्डरोब से हैंगर पर टंगी हुई एक साड़ी निकालकर पलंग पर डाल दी। साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट भी था। सीता कमरे से निकली तो मैं भी उसके साथ ही आ गया। जाहिर है मेरे वहाँ खड़े रहने का कोई जवाज नहीं था। बाहर निकलते हुए मैंने दरवाजा बीड़ दिया था। किचन में आकर सीता चाय बनाने लगी और मैं उसके करीब खड़ा उसे काम करते हुए देखता रहा। सीता ने चाय सिर्फ कल्पना के लिए नहीं, सबके लिए बनाई थी। मैं तो उस वक्त वाकई चाय की तलब महसूस कर रहा था। उस लड़की के आने से पहले जब हम बातें कर रहे थे तो उस वक्त मुझे नींद के झोंके आने लगे थे। उस खस्ता हाल लड़की को देखकर मेरी नींद गायब हो गई और गेट पर उस बदमाश से निहायत मुख्तसर सी मुलाकात के बाद तो नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और इस वक्त मैं वाकई चाय जैसी चीज की तलब महसूस कर रहा था। सीता ने तीनों कप ट्रे में रखे। उसने दोनों हाथों में ट्रे उठाई और कमरे की तरफ आ गई। दरवाजा बंद था। मैंने हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाया तो दरवाजा नहीं खुला। मैंने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कल्पना ने कुछ कहा लेकिन मेरी समझ में नहीं आया और फिर 1 मिनट बाद ही दरवाजा खुल गया। कल्पना कपड़े तब्दील कर चुकी थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी उसके सामने बदन पर खूब जच रही थी। वो दुबली पतली सी लड़की थी। कल्पना ने अपने उतारे हुए कपड़े पलंग के नीचे डाल दिए थे। सीता ने ट्रे साइड टेबल पर रख दी और कल्पना की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। इतनी प्यारी लग रही हो, वो बोली। कल्पना शर्मा गई। अब उसके चेहरे पर खौफ नहीं था। उसे भी यकीन हो गया था कि अब वो महफूज हाथों में है और यहाँ उसे कोई खतरा नहीं है। वो कुर्सी पर बैठ गई तो सीता ने चाय का एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया और खुद भी पलंग की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गई। मैं भी सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। बैठने से पहले मैंने अपना चाय का कप उठा लिया था। मैं और सीता चाय की चुस्कियां लेते हुए कल्पना की तरफ देखते रहे, जो कप को दोनों हाथों में थामे हल्की हल्की चुस्कियां ले रही थी। हाँ, अब बताओ ये सब क्या है? बिल आखिर सीता ने असल मौजू छेड़ दिया। तुम कौन हो? ये दश्त यानी बदमाश कौन थे और तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते थे? मैं पोखरान की रहने वाली हूँ दीदी, कल्पना ने जवाब दिया। मेरे पिताजी धोबी थे। मैं और माता जी भी दिन रात उनके साथ काम करती। लोगों के कपड़ों की मैल उतार कर उन्हें उजला करना हमारा काम था। हम कपड़े तो उजले कर देते लेकिन लोगों के दिलों का मैल साफ करना हमारे बस में नहीं था। मैं अपने माता पिता के साथ कभी घाट पर कपड़े धोती और कभी धुले हुए कपड़े लोगों के घरों पर भी पहुंचाती। मैं छोटी उम्र से ही ये काम कर रही थी। पहले पिताजी के साथ जाया करती थी, फिर अकेली भी जाने लगी। उस रोज मैं ठाकर होश सिंह की हवेली पर कपड़े लेकर गई थी। मुझे क्या मालूम था कि इस समय मेरी बदबख्ती का जमाना भी शुरू होने वाला है। मैं हवेली के डेवड़े में बैठी ठाकरानी के साथ कपड़ों का हिसाब कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि ठाकरानी का भाई ठाकर बलबीर सिंह एक तरफ खड़ा मुझे घूर रहा है। मैंने 1-2 मरतबा उसकी तरफ देखा भी था मगर ख्याल नहीं किया था। मुझे क्या खबर थी कि 70 साल ठाकर की नीयत में खोट है। उसके बाद मैंने ठाकर बलबीर सिंह को धोबी घाट के चक्कर लगाते हुए देखा। वो देर तक मेरे पिताजी के पास खड़ा बातें करता रहता। बातें तो वो पिताजी से करता लेकिन उसकी नजरें मेरी तरफ लगी होती। तुम जानो धोबी घाट पर कपड़े पटकते हुए हमारा हुलिया क्या होता होगा। साड़ी का पल्लू तो बदन पर टिकता ही नहीं। कभी मैं बूढ़े ठाकुर की नजरें अपने बदन पर चुभती हुई महसूस करती। वो कमबख्त खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरता रहता था। फिर यकायक ठाकुर बलबीर सिंह हवेली से गायब हो गया। पता पड़ा कि वो जैसलमेर से आया हुआ था, यहाँ चंद रोज रहकर वापस चला गया है। मुझे खुशी हुई कि उस बुड्ढे की मैली नजरों से निजात मिल गई थी मगर ये मेरी खुशफहमी थी। चंद रोज बाद वो वापस आ गया और फिर उसका आना जाना लगा रहा। वो अगर शाम को जैसलमेर वापस जाता तो सुबह फिर पोखरान आ जाता। उसके पास मोटर थी और 150 मील का फासला क्या मानी रखता था। और फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उन्हें गर्दन तोड़ ताप यानी बुखार चढ़ा था। उनका बहुत इलाज करवाया मगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके जीवन का अंत हो गया। उस रोज मैं कपड़े लेकर हवेली गई तो उस बूढ़े ठाकुर ने पहली मर्तबा मुझसे बात की। मेरे पिताजी के गुजर जाने का अफसोस किया और मुझे 100 रुपए भी दिए। उस वक्त ठाकरानी मौजूद नहीं थी। मैंने रुपए ले लिए। मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आया था
धन्यवान हम जैसे कमी कमारों को बख्शिश देते ही रहते थे। उसके चंद रोज बाद मेरा चाचा रामचंद दोबी हमारे घर आया। रामचंद दोबी मेरा सगा चाचा नहीं है। वो देर तक माताजी से खुसर फुसर करता रहा और बार बार कनखियों से मेरी तरफ देखता रहा। उसकी बातों के जवाब में मेरी माताजी बार बार इनकार में सर हिलाती रहीं। रामचंद दोबी का कई रोज हमारे घर आना जाना लगा रहा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी माताजी और उसमें क्या खुसर फुसर होती थी, परंतु मुझे लगता था जैसे वो मेरी माताजी को किसी बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहा था और शायद माताजी ने हार मान ली। रामचंद दोबी खिल उठा। उसने मेरी माताजी को कुछ नोट भी दिए। माताजी ने नोट चोली के गिरेबान में छुपाते हुए कनखियों से मेरी तरफ देखा भी था, मगर मैं कुछ नहीं समझ सकी थी। ये 1 हफ्ते पहले की बात है। कल्पना ने गहरा सांस लिया, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, उससे अगले रोज माताजी मुझे लेकर जैसलमेर आ गईं। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम एक पुराने मंदिर की यात्रा के लिए जा रहे हैं। जब हम जैसलमेर के लारी अड्डे पर बस से उतरे तो यहाँ रामचंद दोबी हमारे इस्तकबाल को मौजूद था। उसे देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। वो हमें एक मोटर में बिठाकर एक हवेली में ले गया। पहाड़ी के करीब ये हवेली ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो ठाकरों का इलाका था। आसपास और भी बहुत सी और बड़ी बड़ी हवेलियां थी। और फिर उसी शाम हवेली में बुढ़े ठाकुर बलबीर सिंह को देखकर पहली मर्तबा मेरा माथा ठनका। मैंने माताजी से कुछ पूछना चाहा तो उसने हंसकर टाल दिया। मेरे दिल में खदबद सी हो रही थी। मैं समझ गई कि किसी पुराने मंदिर की यात्रा के बहाने मुझे धोखे से यहाँ लाया गया है। दूसरे दिन मैं माताजी के पीछे पड़ गई। मैं असल बात जानना चाहती थी और फिर माताजी ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया कि माताजी उस बूढ़े ठाकर से मेरी शादी करने वाली हैं, जो उम्र में शायद मेरे दादा से भी बड़ा था। मैं चीख उठी। माताजी ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। वो रामचंद दोबी के जरिए ठाकुर से 2000 रुपए ले चुकी थी और उसे 3000 रुपए और मिलने वाले थे। गोया 5000 में मुझे बेच दिया गया था। मैं बहुत रोई पीटी, चीखी चिल्लाई, मगर माताजी पर कोई असर नहीं हुआ। रामचंद दोबी भी पहले मुझे समझाने की कोशिश करता रहा कि मैं जिंदगी भर ऐश करूंगी, ठाकरानी बनकर राज करूंगी, लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी तो वो डांट डपट करने लगे। एक मर्तबा मेरे मुंह पर तमाचा भी मार दिया और फिर एक रोज माताजी पर भी ये सनसनीखेज इंकशाफ हो गया कि हमारे साथ वाकई धोखा हो रहा है। उस रोज माताजी ने रामचंद दोबी को एक और आदमी के साथ बातें करते हुए सुन लिया था। ये ठाकर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग हम जैसे नीच जाति वालों को करीब भी नहीं फिटकने देते। हमें मलेच कहा जाता है। हमारे कपड़ों को छू कर गुजरने वाली हवा उनके कपड़ों को भी छू कर गुजर जाए तो वो नापाक हो जाते हैं। परंतु किसी हसीन नारी को अपने सीने से लगाते हुए, उसके बदन को अपने बदन से मसलते हुए, अपना पवित्र खून उस नारी के खून में शामिल करते हुए उन्हें एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उस वक्त ना वो नारी मलेच होती है और ना वो देवता। वो बूढ़ा ठाकर भी मुझे देखकर मेरी खूबसूरती और मेरी जवानी पर रेज गया था। वो भूल गया था कि वो ऊंची जाति का ठाकर है और मैं नीच जाति की हूँ। उसके मन में खोट था, हवस थी, वो सब कुछ भूल गया था। रामचंद दोबी ने मेरी माताजी से कहा था कि ठाकर मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे अपनी पत्नी बनाकर आलीशान हवेली में रखेगा, मुझे ठाकरानी बनाएगा, मैं राज करूंगी। मगर उस रात माताजी ने रामचंद दोबी की दूसरे आदमी से बातें सुनी तो वो कांप उठी। असल बात यह थी कि वो बुढ़ा ठाकुर मेरे खूबसूरत शरीर से अपनी हवस की आग बुझाना चाहता था, जिसके लिए उसने मेरी माताजी को 5000 रुपए दे दिए थे। ऐसे धनवानों के लिए 5000 रुपए क्या मानी रखते थे। माताजी को रामचंद दोबी और उसके आदमी की बातों से पता चल गया कि हमें धोखे से यहाँ लाया गया है। वो बुढ़ा ठाकुर चंद रोज मुझे बरतता, मेरे खूबसूरत शरीर से अपनी हवस की आग बुझाता, फिर मुझे अपने कारिंदों के हवाले कर देता, जो जीवन भर मेरी बोटियां नोचते रहते। परसों रात माताजी ने मुझे साथ लेकर हवेली से भागने की कोशिश की, मगर हमें पकड़ लिया गया। हवेली में रामचंद दोबी और माताजी में खूब लड़ाई हुई। माताजी ने गुस्से में रामचंद दोबी के कपड़े फाड़ दिए और रामचंद दोबी ने तैश में आकर माताजी के सर पर लोहे की सलाख से जोरदार जरब लगाई। माताजी का सर फट गया, बेजा बह निकला और माताजी ने तड़प तड़प कर जान दे दी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया और हवेली पर 2 खतरनाक दश्तों का पहरा बिठा दिया गया। मैं बंद कमरे में बैठी रोती और तड़पती रही, मगर कोई पूछने वाला नहीं था। आज शाम 2 औरतें हवेली में आ गईं। मुझे उस कमरे से निकाला गया। उन दोनों औरतों ने मुझे नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और मुझे खूब बनाया संवारा गया। वो दोनों औरतें सूरतों ही से बड़ी हराफा लगती थी। एक मौका पर मैंने मुजाहमत की तो एक औरत ने मेरी पिटाई कर दी। आधी रात के समय मुझे एक और कमरे में पहुंचा दिया गया। हमें हवेली में रहते हुए कई रोज हो गए थे, मगर ये कमरा मैंने पहली मर्तबा देखा था। बहुत शानदार कमरा था। उसे उस बुढ़े ठाकर की इशरत गाह कहना ठीक होगा।
दीवारों पर औरतों की ऐसी बड़ी बड़ी रंगीन तस्वीरें लगी हुई थी जिन्हें देखकर शर्म आती थी। एक औरत तो बिल्कुल नंगी बैठी हुई थी। वो दोनों औरतें उस वक्त तक कमरे में बैठी रहीं जब तक वो बूढ़ा ठाकर नहीं आ गया। औरतें कमरे से चली गईं तो बूढ़े ठाकर ने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया। उसने दारू पी रखी थी। कमरे में आकर भी उसने दारू पीना शुरू कर दी। कई गिलास पीकर वो मेरी तरफ आया। मैं उसकी विनती करने लगी, उसके आगे हाथ जोड़े, उसके चरणों पर गिर गई कि मेरा जीवन नष्ट ना करे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसके सीने में तो हवस की आग जल रही थी। उसने मेरे शरीर को पाने के लिए मेरी माता को 5,000 रुपए दे दिए थे। वो मुझे कैसे छोड़ देता। उसने मेरी साड़ी खींचकर उतार दी और फिर मेरा ब्लाउज उतारने लगा। मैंने बिनती छोड़ दी और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी। मैं चीख रही थी मगर मेरी फरियाद सुनने वाला कौन था, मेरी मदद को कौन आता। हवेली में मौजूद दूसरे लोग तो मेरी चीखें सुनकर खुश हो रहे होंगे कि उनकी मेहनत सफल हुई और बुढ़ा ठाकुर मेरे शरीर को रौंद रहा है। मेरा ब्लाउज फट गया। उस कमबख्त ठाकर की बाहों में बड़ी शक्ति थी। उसने मुझे शिकंजे की तरह दबोच रखा था, परंतु मुझे अपने आप को छुड़ाने का एक मौका मिल गया। मैं उठकर ड्रेसिंग टेबल के करीब आ गई, जहां पीतल का एक गुलदान भी रखा हुआ था जिसमें फूल सजे हुए थे। बुढ़ा ठाकर मेरी तरफ लपका तो मैंने पीतल का गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा। उसका सर फट गया, खून बहने लगा। वो चीखता हुआ कालीन पर गिर गया। मैं दौड़कर दरवाजे के करीब आ गई, फिर ये सोचकर रुक गई कि यहाँ से बाहर निकलूंगी तो रामचंद धोबी और उसके साथी मुझे पकड़ लेंगे। मैं दौड़कर खिड़की के करीब आ गई और खिड़की खोलकर बाहर कूद गई। ये हवेली का पिछला हिस्सा था। उस तरफ अंधेरा था। पिछली दीवार के साथ ऊपर जाने के लिए तंग सी सीढ़ियां थी, जहां एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था। मैं सीढ़ियां चढ़कर दीवार पर आ गई और बाहर छलांग लगा दी। हवेली के अंदर शोर मच गया था। बूढ़े ठाकर ने चीख चीख कर रामचंद धोबी और उन दस्टों को बता दिया था कि मैं उसे जख्मी करके पिछली तरफ से भाग गई हूँ। वो लोग भी दीवार फांद कर हवेली से बाहर आ गए और मुझे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागती रही। एक मौका पर रामचंद धोबी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उसके बाजू पर दांत गाड़ दिए। वो दर्द से चीख उठा। मैं अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर भाग निकली। मैं बुरी तरह बदहवास थी। मौत का खौफ दिमाग पर सवार था। मैं जानती थी कि अगर उन दश्तों के हाथ लग गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बुद्धि ने काम छोड़ दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं और फिर मैं इस हवेली के फाटक के सामने रुक गई। अंदर बरामदे में रोशनी दिखाई दे रही थी। मुझे विश्वास था कि यहाँ मुझे पनाह मिल जाएगी। और दीदी कल्पना खामोश हो गई। उसने उठकर सीता के चरण छू लिए, फिर मेरी तरफ रुख करके दोनों हाथ जोड़े। अगर आप दोनों मुझे पनाह ना देते तो वो लोग मुझे खूंखार बेड़ियों की तरह चीर फाड़ देते। अब तुम्हें तसल्ली हो गई ना कि यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। सीता ने उसके खामोश होने पर कहा, उनका खौफ जहन से निकाल दो, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। सीता उससे कुछ और बातें पूछती रही, फिर अपनी जगह से उठते हुए बोली, इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें आराम और गहरी नींद की जरूरत है। आओ मैं तुम्हें दूसरे कमरे में भेज दूं। बेफिक्र होकर आराम से सो जाओ, बाकी बातें सुबह होंगी। सीता उसे लेकर कमरे से निकल गई। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। सीता 5 मिनट बाद वापस आ गई। देखा तुमने? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये है हमारा धर्म जो कई जातों में बटा हुआ है। ऊंची जात के लोग अपने आप को बहुत पवित्र और देवता समझते हैं। नीची जात वाले उनकी नजरों में मलेच्छ हैं। वो उनको छू कर आने वाली हवा से भी बचते हैं, लेकिन हवस की आग जब सीने में भड़कती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें ये याद नहीं रहता कि वो पवित्र और देवता हैं, और जिस नारी को वो अपने वजूद तले रौंद रहे होते हैं वो कम जात और मलेच्छ है। मैं गहरा सांस लेकर रह गया और जवाब देने के बजाय दीवार गिर घड़ी की तरफ देखने लगा। 3:30 से ऊपर का वक्त हो रहा था। उस वक्त मेरा दिमाग बोझल हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया। सीता ने दरवाजा बीड़ दिया और फिर वो भी मेरे साथ बेड पर लेट गई। वो नस्वानी चीख की आवाज थी। उस वक्त मेरे दिमाग पर गुनूदगी सितारी थी, मगर चीख की आवाज सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ गया और अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा। कमरे में बत्ती जल रही थी। दरवाजा बंद था। अकबी सम्त वाली खिड़की खुली हुई थी। हवा के झोंकों से सामने पड़ा हुआ पर्दा होले होले बल खा रहा था। चीख की वो आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी। मैं उसे अपना वाहिमा समझकर लेट गया, लेकिन उसी लम्हे चीखने की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस मर्तबा यूं लगा था जैसे किसी जवान लड़की के मुंह पर हाथ रखकर उसे चीखने से बाज रखने की कोशिश की गई हो। जवान लड़की का ख्याल आते ही मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। सीता भी इस मर्तबा चीखने की आवाज सुनकर जाग गई थी। क्या हुआ? कौन चीखा था? वो बदहवासी हो रही थी। उसके जहन पर भी नींद का गलबा था। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और बड़ी आहिस्तगी से बेड से उतरकर ड्रेसिंग टेबल की दराज से पिस्तौल निकाला
और नंगे पैर दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।